हम क्या करते हैं, आज जस्ट नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और कुछ चीजों को समझेंगे। ये जो सारणी है ये एक बार समझ जाओगे तो आगे की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। परमाणु क्या होता है, चालक क्या होता है, ये सभी जो चीजें हैं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तत्व, तन्यता, कठोरता, धातु, वर्धन्यता, धातु, उपधातु, अधातु और ध्वनिक। हम लोगों ने, मैंने कल बताया था आप लोगों को अधात वर्धनीयता क्या होता है। तो अधात वर्धनीयता का मतलब है कि किसी भी चीज को पीटना, क्योंकि आघात का मतलब है किसी को चोट पहुंचाना। यही है ना, सही बोल रही हूँ ना? जी मैम। हाँ, वो तो पीट पीट के आपने क्या किया, इसको किसको पीटा, तो अपने धातुओं को पीटा। धातु को पीट कर। हाँ, ये जो कठोरता का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी हार्ड है, क्या आपको, आप उसको थोड़ा सा प्रेशर से आप उसको चूर बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, तो वो अधातु होगा। आप नहीं बना पाते तो वो धातु होगा। तो ये कठोरता भी धातुओं का गुण है। जैसे एक कॉपर की तार को बेटा आप तोड़ तोड़ के चूर नहीं बना सकते, पाउडर जैसा आप नहीं बना सकते। तन्यता का क्या मतलब होता है, तानना। जैसे कि एक प्लास्टिक को जितना मन आए लंबा फैला दो, उसी तरीके से कॉपर की तार को आप जितना चाहे उतना फैला दो। एक सोने का छोटा से छोटा भी तार आप लंबा बना सकते हो, क्योंकि तन्यता का गुण होता है। तन्यता इट मीन्स की तान करके एक साइड से सपना ने होल्ड किया और एक साइड से मीनू ने, और उन दोनों ने लंबा करके फैला दिया, ये तन्यता है। ध्वनिक एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ध्वनिक का मतलब होता है साउंड को निकालना। जी, एल्युमिनियम को भी आयशा। ध्वनि की भी ऐसी एक क्वालिटी है, ध्वनिक का मतलब ही होता है, नाम से ही समझ जाओगे कि आवाज करना। तो जब आप किसी भी लोहे की चीज को पीटते हो कील ठोकने के लिए, तो वो टक टक की आवाज करती है। उसकी अपेक्षाकृत अगर आप एक लकड़ी की चीज को पीटोगे तो उसकी आवाज अलग रहेगी। हाँ, जिसका मतलब है गायन करना। जैसे कि गाने वाली जो आवाज है उस तरीके की साउंड आएगी, वो थोड़ा सा एक मैम तरीके से रिंगिंग साउंड लगेगा आपको। हाँ बोलिए। मैम, जो पॉप की जो आवाज है हाइड्रोजन रिलीज करने पे, तो वो भी धातु में वो ध्वनि में आ सकता है क्या? नहीं बेटा, वो जो है ना वो हाइड्रोजन गैस को दिखाया था। हाइड्रोजन गैस का आवाज आ रही थी ना? वो आवाज आई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जब कभी भी आप पटाखे जलाते हो तो पटाखे फूटते हैं, साथ साथ उष्मा और रोशनी सब बिखेरते हैं। तो वो जो आवाज करता है वो किसी भी गैस के ब्रस्ट होने का आवाज करता है। कहीं भी आपने इस तरीके का इंसिडेंट देखा है जहां पे कोई भी ब्लास्ट हुआ है, तो वो गैसेस के कारण ही इसकी ब्लास्ट होता है। आवाज दूसरी होती है, अलग अलग आवाज होती है मैम। हाँ, धातु अलग और अलग। गैसेस की। हाँ, धातु का मैंने यहाँ पे बोला कि आप टन टन, जैसे मंदिर में घंटा बजाए हो ना, टन टन की जब आवाज आए। पैसा गिरता है मैम, सिक्का की आवाज कितना आती है गिरता गुनगुना। है, हाँ सही बता रहे हैं सपना। अब आपकी पेन गिरेगी तो उसका क्या आवाज आएगा। मेरे पास ताला रखा है, मैं ताला गिराऊं तो उसका अलग आवाज होगा, पेन गिराओगे अलग आवाज होगा, है ना। कोई अलग चीज आप गिराओ तो उसका आवाज, सल्फर गिराओ तो सल्फर की कुछ अलग आवाज होगी। तो वो आवाज एक ध्वनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके धातुओं में पाई जाती है। एक उसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं कि रिंग के जैसा थोड़ा देर दिखा, इंसान को गिराए तो वैसा तो आवाज नहीं करता है, लेकिन तुम गिरा दोगी तो अलग बात है। ठीक है। चालक का मतलब हो गया कोई भी चीज, चालक या सुचालक दोनों एक ही वर्ड है, मैंने कल भी बताया था। और चालक क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी धातु, धातु में ये चालकता का गुण पाया जाता है कि धातु अपने से हो करके इलेक्ट्रिक को पास होने देती है। जैसे कि आप जो तार होता है, तो तार में क्या होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, जिसका यूज आप घरों में बिजली सप्लाई के लिए करते हैं। आप इसी तरह यूज कर लीजिए उसको, आपको नहीं बोल रहे। आप क्या करना कि आप जो तार खोल के देखना, घरों में जितना लगा होगा सब तार को खोल डालना, देखना कि वहां पे क्या मिलता है, कॉपर मिलेगा या एल्युमिनियम कॉपर मिलेगा। मिलेगा। सल्फर की तार नहीं होगी। ठीक है, सल्फर की तार नहीं होती है, कार्बन की तार नहीं होगी, नाइट्रोजन की तार नहीं होगी। am I right? सही बोल रहे हैं? ठीक है। यस मैम। कॉपर की अच्छी वाली तार रहती। हाँ, यस मैम। एक बोला मैंने, कल भी बताया था, एलिमेंट। एलिमेंट को हमने 3 पार्ट में बांटा था, है ना। वो फिर मेरे को गूगल पे आना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आप बांटोगे तो पहला आ जाएगा धातु, दूसरा आ जाएगा उपधातु। अधातु धातु। और उपधातु। ये हम उपधातु। लोगों ने 3 पढ़ा था। उपधातु की जगह पे मिश्रित धातु लिख सकते हैं। जो धातु धातु मिश्रित धातु, मतलब अभी तक धातु और अधातु तुमने, दोनों का मिश्रित लिख सकते हैं। वही होता है। आप उपधातु यूज करना, अदरवाइज मैं चेक करके बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी बोला वो समझ जाओगे ना, आपके लिए हार्मफुल है। इसी तरीके से साइंस जो है अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि साइंस मनमानी पे नहीं चलता है। अ धातु का मतलब हुआ, अ लगाने का मतलब ही है जब कभी भी किसी शब्द के आगे अ लगाते हैं उसका मतलब होता है नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे नॉट। जैसे सम्मान है, मान है, मान में अ लगा देते हो तो ये बनता है अपमान।
ठीक है। अ का मतलब ही होता है किसी का मान नहीं रह गया, यहाँ पे न सेंस आ जाता है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे मैम जैसे आपने बताया कि अधातु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नहीं, मैं बताई हूँ धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, धातु क्षार के साथ भी रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। आप रिकॉर्डिंग जी सुनना। मैम जी। हाँ ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आप लोग देखे हो, परमाणु किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है, जिस प्रकार हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है सेल या कोशिका। अब ये चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। यहाँ पे अभी तक क्या सीखे हो देख लो। धातुओं में चमक होती है, धातुओं का एक गुण ये भी है कि धातु चमकदार होते हैं। सोना आपको चमकता मिलेगा, चांदी चमकता मिलेगा, साथ साथ ये जो सोडियम है वो भी चमकता मिलेगा। ये बात अलग है कि सोडियम थोड़ा सा नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से आप उसको चाकू से काट सकते हैं। तो मैंने बोला एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, एक्सेप्शन हर जगह को। सोडियम और पोटेशियम को। हाँ, जबकि अधातुओं में इस तरह की चमक नहीं होती है। क्या आपके आसपास जो भी हवाएं हैं उसमें चमकदार रोशनी दिख रही है आपको? नहीं। सामान्यतः धातु अधातु वर्जनीय होते हैं, यानी उनको पीट पीट के पतला चादर बना देते हैं। जैसे बक्सा देखे होंगे, बक्सा जिससे भी बना हो, लोहा से बना हो, तांबा से बना हो या कॉपर से बना हो, वो पीट पीट के आप उसको चादर जैसा बना देते हैं, तभी तो आप बक्सा बना पाते हैं। देखे हो ना बक्सा कि नहीं देखे हो? जी देखे हुए। देखते हैं एल्यूमिनियम को पीट के बनता है। हाँ, और फिर जैसे लोहा को पीट पीट के आप फावड़ा बना सकते हो, बेलचा बना सकते हो और किसी भी तरीके का सामान बना सकते हो, है ना। तो ये तन्य होते हैं क्योंकि उसमें उसको तान के पतला चादर बना सकते हैं और पीट के भी चादर बना सकते हैं। अधातुओं में ये गुण नहीं होता है। धातु कैसे होते हैं? ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, परंतु अधातु में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। जलाने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, और जितने भी ऑक्साइड हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक या बेसिक? तो धातु जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके अपोजिट अधातु कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस है उनका गुण हम लोगों ने देखा है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। परंतु याद रखिएगा वहां पे जो एक शब्द जोड़ा था सामान्यतः धातु के ऑक्साइड, यानी कि एक दो ऐसे भी है जो एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसकी एक्सेप्शन की बात कर रहे थे अपवाद की, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और इसके जस्ट अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी आपका जो धातु है वो जल से अभिक्रिया करके कुछ धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जबकि अधातु आपका जल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु का मतलब है धातु, मान लो कि कोई भी धातु ले लो, अगर आप उसको रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा? क्या हो गया आयशा? ये है सोडियम, ये धातु है, मैंने इसको हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी, ये मैंने इसको HCl से अभिक्रिया करवाया, देखते हैं क्या बनता है। क्या बनेगा? HCl हाइड्रोजन, NaCl प्लस H2 गैस निकल। सोडियम क्लोराइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस। यहाँ मैं देखो एक चीज समझा देती हूँ आज। यहाँ मैंने ये क्या लिया है, धातु, जो यहाँ पे जस्ट बोला है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो मैंने नमक बना दिया, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकाल दिया, तो मैंने अपना काम कर दिया। यहाँ पे कहने का मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपने धातु का यूज किया और आपने एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया। क्यों हंस रहे हो सनी आप? यहाँ पे देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो अब हमें क्या करना है, इसको अगर मान लो, जैसे अगर आप ऐसे भी लिखते हो बेटा, तो ये सारी चीजें ऐसे भी सही हैं, अगर आपने इस तरीके से भी लिख दिया है तो ये सही है, ये पूरा सही है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल मैंने लिया था, मैंने लिखा था 2। अब मैम आप बोलोगे कि मैम इधर तो 2 नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे? बैलेंस करोगे। तो आप क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन लिख लेना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको Cl, सकते हैं, को आगे भी 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के आगे भी 2, हाइड्रोजन क्लोराइड जो पूरा HCl है उसके आगे ही मैंने 2 लगाया, यानी कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन का भी 2 मॉलिक्यूल्स मैंने यूज कर लिया। दैट इज कॉल्ड बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। इस टाइप का तो बीपीएससी में दिखा था, हाल में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी 69 या 68 वाले में, इस तरीके से बैलेंस करने वाले आए थे और पूछा था कि वहां पे क्या होगा, तो याद रखिएगा ये बैलेंस ही होती है। इसके साथ जस्ट ऊपर में आ जाते हैं। हाँ बोलिए बेटा।
जल्दी जल्दी मशरूफा का छूट गया है, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। ओके मैम, करा दीजिए। हाँ, ये चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। कल मैंने मशरूफा पढ़ाया था, एक रिएक्टिविटी सीरीज दी थी जिसमें सबसे ज्यादा दो, अच्छा ठीक है, थैंक यू। और आप रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको हम भेज देंगे, या जिनके पास होगा उसकी हेल्प से आप लिख लेना। तो क्या होगा ना, जैसे जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट को अभी भी मैंने बताया, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, उसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। उसमें का 2 कैटेगरी तो यहाँ दे रखा है, इसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टोटल जो एलिमेंट है वो 94 है ना, टोटल एलिमेंट है 94, और 94 में से ही इसको बांट दिया गया है, इसी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं, सब देखा होगा आप लोगों ने, सब देखा होगा आपने, कुछ पदार्थ आपको दिए गए हैं इस सारणी में। वस्तु पदार्थ का नाम देख लीजिए, आयरन है, कोयला है, सल्फर है, एल्युमिनियम है और कॉपर है। कॉपर को तांबा भी बोलते हैं आम भाषा में। दिखावट का मतलब हो गया कोई इंसान दिखने में कैसा है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कैसी उसकी दिखने में क्वालिटी है। कठोरता का मतलब, कठोरता भी आप छू करके बता सकते हो किसी भी चीज को, बहुत कठोर है या बहुत कठोर नहीं है, इसकी भी 2 कैटेगरी है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा अगर चमकदार है, बहुत ज्यादा अगर चमक रहा है, एज लाइक अ गोल्ड, एज लाइक अ सिल्वर, तो आप इसको बोलोगे चमकदार। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें जो हल्की चमकती हैं, तो आप जैसे कि लोहा, उतना ज्यादा उसमें जो है ना चमकदार का गुण नहीं है लोहे में, ठीक है। तो आप इसको कैटेगरी में यहाँ पे लिख सकते हो, जो चीजें जैसी है इसके बारे में आपको मेंशन करना है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हो जो धातु है? बहुत सारी चीजें हैं जो धातु है, उनका नाम आपको बताना है। 4.1 में शेष पदार्थ अधातु है। धातुओं, एक मिनट, यहाँ पे कुछ और दिया गया है क्या? ये सभी चीजें जिनका नाम बताया जा रहा है वो क्या है, धातु या अधातु? देखिए कैसे पता चलेगा। धातुओं का गुण अधातुओं से अलग होता है, उसके नेचर को हम कैसे जानते हैं? तो 2 चीजों के द्वारा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल का मतलब अगर उसमें किसी तरीके का रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो नॉर्मल आप रिएक्शन करा लो या गर्म करने पे करा लो, ठीक है, के आधार पर किया जा सकता है। याद रखना है आपको कि धातु कैसा होता है, चमक और कठोरता, ये क्या है, ये कैसे गुण है? भौतिक गुण है। भौतिक गुण वैसे गुण हैं जो आपको दिखने पे पता चल जाए, और रासायनिक गुण ऐसे हैं जिसके लिए आपको रिएक्शन करना पड़े या गर्म करना पड़े। धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? वो लोहे को पीट पीट के फावड़ा बना देता है, लोहे को पीट पीट के कुदाल बना देता है, कुल्हाड़ी बना देता है। तो वो लोहे को पीट पीट के इतने चीजों को बना दे रहा है। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? एकदम पाते हैं। जैसे कि लोहे की कील है, आप उसको ठोकोगे बार बार, तो लोहे का कील अगर दीवार में ठुक नहीं पाया अच्छे से तो मुड़ जाता है ना। अगर आप किसी भी लोहे की चादर को पीट के अगर अपने हिसाब का कुछ बनाना चाहोगे तो आप पीट सकते हो और इसके आकार को चेंज कर देते हैं। ये क्वालिटी जो होती है सिर्फ धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है। क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसा ही परिवर्तन आप पाते हैं? क्या आप मशरूफा बताना, क्या आप कोयले के टुकड़े को पीटोगे तो वो चादर बनेगा? नहीं मैम, वो तो पाउडर बन जाएगा। चादर बनेगा मैम। चादर बन जाएगा कोयले को पीटोगे तो? वो चूड़ हो जाएगा। नहीं, पाउडर बनेगा मैम। चूड़ हो जाएगा। मुझे लगा लोहे का पूछे आप। अच्छा कोई बात नहीं। जो कोयला है उसको चूड़ करोगे, एक बार उसको बीट करना ना, देखना कि टूट टूट के चूरा बनने लगे। नो डाउट कि वो पूरा चूड़ नहीं बना, बट कहीं ना कहीं उसमें एक क्वालिटी की टूट गया। 4.1 को देखिए, एक लोहे का कील लेना है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, दांत मांजने के लिए बन जाएगा। अच्छा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लेना है, ये सभी चीजें लेना है। और आपको क्या करना है, इन सब चीजों पे एक हथौड़े से आपको पीटना है। तो पहले आप लोहे के टुकड़े को पीटना, फिर लोहे की कील को पीटना मसरूफा, उसके बाद फिर आप पेंसिल के लेड को पीटना। तो पेंसिल का जो लेड होगा, जो माउथ पे लगा रहता है, क्या होगा? वो पाउडर बन जाएगा। वो टूट जाएगा, क्योंकि कई बार पेंसिल से आप लिखते हो तो टूट जाता है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। कोई बात नहीं, वो खा जाते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप लोहे का कील खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। इसके जस्ट अपोजिट आप खा लिए लेड को। तो ये होता है धातु और अधातुओं में गुण। अब आपने जो भी लिया है उसमें उसको जो पीटा है, वो जो पीटने का गुण क्या कहलाता है? धातुवर्धनीयता। बहुत अच्छा गुड़िया, धातुवर्धनीयता।
अगर मैं तलने भी बोलूँ तो बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी चीज को तान करके उसको लंबा बना दो तो ये क्या क्वालिटी कहलाती है? तन्यता। अब आपको बताना है यहाँ पे जो भी पदार्थ को आपने पीटा उसका शेप कैसा हुआ। क्या लोहे की कील को पीटे हो तो आकार में परिवर्तन हुआ है? जी मैम। यस मैम। यस मैम। लोहे के टुकड़े को पीटे हो तो क्या हुआ है? परिवर्तन तो हुआ है और कैसा हो गया पूर्ण है? हो गया है मैम, पाउडर में हो गया। सर टुकड़े पाउडर हो से गए बन तो गया। यहाँ पे आकार में परिवर्तन में दो चीज लिखी गई है, चपटा हो गया या टुकड़े हो गए। तो टुकड़ा। आपको दोनों में से एक बताना है टुकड़े कि वो हो गए। चपटा हो गया और टुकड़े हो गए। बहुत अच्छा। टुकड़े हो गए मैम। हाँ, एल्युमिनियम का तार क्या होगा यहाँ पे? चपटा। चपटा हो जाएगा। ये तन्यता है मैम, परिवर्तित हो जाएगा उसके आकार में। चपटा। पेंसिल का लेड क्या होगा? टुकड़ा। आपने देखा है कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक सख्ती से पीटा जाए तो उन्हें सीट में बदला जा सकता है। एक पतली सी चादर आप बना सकते हो। आप बहुत ज्यादा रेलवे में अगर सफर किए हो तो वो जो होता है ना अपर बर्थ पे चढ़ने वाला, वहां पे जो लगी रहती है सीढ़ियां लगी रहती है, वो भी एल्युमिनियम की बना दी जाती है क्योंकि इतनी क्वालिटी है कि हम उसको मनचाहे शेप में बदल देते हैं। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाने के लिए चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। बहुत मिठाइयों पे चांदी का एक कोटिंग लगा रहता है जिसको खाया जाता है। ठीक है। आप एल्युमिनियम की फॉइल, बहुत लोग खाना पैक करके सफर करते हैं तो ले जाते हैं एल्युमिनियम फॉइल में, या आपको ये जो डिलीवरी बॉय है ना वो आप देखे होगे मसरूफा, देखे हो कि नहीं एल्युमिनियम की? हाँ एल्यूमिनियम पेपर में रोटी पैक रहती। हाँ हाँ, द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण, यहाँ से अंडरलाइन किया था मैंने, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट करके सीट में बदला जा सकता है वो अधात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का एक गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा कोयले और पेंसिल का जो लीड होता है यह गुण नहीं दिखाता है, उसको आप मार मार के एक तरीके से पतले चादर में नहीं बदल सकते और एल्युमिनियम फॉइल जैसा नहीं बना सकते। सॉरी। उसके बाद क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हाथे वाले गर्म धातु के बर्तन को देखे हो? जैसे सस्पेन का एग्जांपल लेती हूँ। आपने चाय बनाया होगा, सबने चाय बनाया होगा, तो चाय बनाने का जो हैंडल होता है सस्पेन का वो प्लास्टिक का होता है। तावा जो होता है हैंडल वाला वो लकड़ी का बना होता है। बहुत सारे बर्तन होते हैं जिनका हैंडल प्लास्टिक का बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि वो अगर हम उसको पकड़ के उठा रहे हैं तो उससे हमें किसी चीज का नुकसान ना हो, तो इसलिए उसको बनाया जाता है। तो वहां पे अधातुओं का यूज किया गया है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने धातु वाले चीजों का यूज किया है, जैसे आप बर्तन में खाना बना रहे हो, तो धीरे धीरे जो आपकी एल्युमिनियम की बाल्टी है या तसला है जो भी है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगर आप उसको अपने हाथों से पकड़ोगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। इसीलिए उसका जो पकड़ने वाला पार्ट है प्लास्टिक या लकड़ी से बनाया जाता है। गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं। अगर वो बना है किसका? अगर वो बना है धातु का तो शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। तो लकड़ी या जो इस तरह का हैंडल है वो आपको नुकसान से बचाता है। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा उष्मा के चालन के विषय में क्या कहते हैं? क्या लकड़ी और प्लास्टिक से उष्मा का चालन होता है? क्या लकड़ी और प्लास्टिक से बना हुआ पार्ट आप छूते हो तो वो गर्म महसूस होता है? नहीं होता है ना। नहीं मैम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया था कल, पेचकस। देखे हो ना कि इलेक्ट्रीशियन पेचकस से देखता है कि यहाँ पे लाइन क्यों नहीं आ रही है, तो पेचकस का जो टिप पॉइंट होता है ऐसे, और ये जो पकड़ने वाला होता है ऐसे, ये किसकी बनी होती है बेटा? ये प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, जिसको पकड़ के वो चेक करते हैं इसके पॉइंटर को डाल के। तो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी उष्मा और साथ साथ विद्युत के कुचालक हैं। इसके जस्ट अपोजिट इसका जो ये पार्ट होता है लोहे का बना होता है जो कि सुचालक होता है उष्मा और विद्युत का। याद रहेगा मशरूफा? यस मैम। आपने एक विद्युत कर्मी की पेचकस को काम करते हुए देखा होगा, अब फिर से नहीं रिपीट करूंगी इसका। उसका हत्था किस प्रकार का होता है आपको पता चल गया और क्यों होता है, प्लास्टिक का बना हुआ। याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। हम लोगों ने इसे पिछले वाले क्लासेज में पढ़ा था कि हम लोग सेल या बैटरी आम भाषा में बोलते हैं, सेल को जब आप दो तारों से इस तरह कनेक्ट करोगे इसके इस वाले पॉइंट से, और वहां पे आप एक लोहे की कील को दोनों पॉइंट से जोड़ दोगे, साथ साथ इसके बल्ब को जलाने का एक छोटा सा बल्ब जलाने का प्रयास करोगे, तो लोहे के कील के थ्रू होते हुए ये करंट सप्लाई होगा और आपकी बॉल जल जाएगी। हम लोगों ने वहां पे प्लास्टिक सिफ्टी पिन से किया था, सिफ्टी पिन से किए थे ना, एल्युमिनियम की सिफ्टी पिन से।
याद है? जी मैम। हाँ, तो सिफ्टी पिन का यूज करके भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका बॉल जल जाएगा। लेकिन Yes, अगर बेटा यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे आप लकड़ी का यूज किए हो, तो क्या आपकी बॉल जलती? नहीं मैम। नहीं अगर मैम। आप लेड का यूज करते तो क्या बॉल जलती? नहीं जलेगी। नहीं मैम। यहाँ तक थोड़ा सा बचा है, बता देती हूँ। ये आपने विद्युत परिपथ बनाया, ये जो बनाए हो आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हो, जिसको विद्युत परिपथ बोलते हैं हिंदी में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप कर सकते हो। बारी बारी से जो यहाँ पे आप कील लगाए हो, इस कील की जगह पे आपको क्या लगाना है? लोहे की कील एक बार लगानी है, फिर एक बार गंधक लगा के देखना, एक कोयला लगा के देखना और तांबे का तार लगा के देखना। तो क्या पता चलेगा कि ये है लोहे का कील, सुचालक है, ये है आपका कुचालक है, कोयला भी कुचालक है, साथ साथ तांबे की तार भी सुचालक है। समझ में आया? समझ में आ गया? यस मैम। आपने Yes, पाया ma'am. कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। मैंने भी वही नोट किया है। ओह, अपने अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु जो है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जो हमने 6 में भी ये चीज सीखा था। कैसे होते हैं धातु? महनाज, मशरूफा, धातु सुचालक होते हैं मैम। किसके सुचालक होते हैं बेटा? उष्मा का। उष्मा के सुचालक होते हैं मैम। उष्मा का मतलब हो गया हीट, यानी कि गर्म करने पे वो तुरंत गर्म हो जाते हैं धातु। और सुचालक अलग चीज हुआ। सुचालक का मतलब उसमें से आप इलेक्ट्रिक को सप्लाई किए, सुचालक हो गया। दोनों चीजों के लिए हुआ। उष्मा का भी हुआ, हीट मतलब कि गर्म करने पे। उष्मा का मतलब यानी कि हीट, यानी कि गर्म करने पे। याद रखिएगा, यहाँ उष्मा वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा बचा है, भागना मत आप लोग। आप एल्युमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? जितना भी इलेक्ट्रिक का वर्क होता है, इलेक्ट्रिक, वहां पे आप देखोगे जितना भी तार बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है, वहां एल्युमिनियम की तार का यूज किया जाता है, कॉपर के वायर का यूज किया जाता है। दैट सो दैट कि एल्युमिनियम और कॉपर हमारे लिए सुचालक, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्या आपने कोयले की तार देखी है? कोयला का तार कोई देखा है तो प्लीज बता दीजिए। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बोलिए, ऐसा क्या बोल रहे हो आप? अरे कुछ तो बोल दो। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींच करके तारों में बदला जा सकता है, वो तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की सीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर देखा है? उनसे उत्पन्न ध्वनि के बारे में अंतर किया है? सबका आवाज अलग होता है। यदि नहीं तो आप इस चीज को करके प्रयास कर सकते हो। एक कोयला गिरा देना, एक सिक्का गिरा देना, बारी बारी से इन सब चीजों को गिरा के देखना। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? सब में अलग अंतर होगा। क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? मंदिर में देखी हो लकड़ी का घंटी मसरूफा? नो मैम, नो मैम, मेटल नहीं मैम। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? कारण बता सकते हो, क्योंकि वो धातु थे, उन्होंने जब दूसरी सतह को छुआ तो वो आवाज करने लगा, रिंगिंग की साउंड आ गई। एक चीज यहीं तक खत्म कर देते हैं। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निदान ध्वनि, जिसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं, वो उत्पन्न करता है। जब आप घंटी बजाए होगे, कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, तो आप बजाते हो ना, तो 2 सेकंड तो उसकी जो गनगनाहट रहती है वो बरकरार रहती है, टन ऐसा आवाज आता रहेगा। तो ये क्या है? रिंगिंग वॉल्यूम है। माना आपके पास 2 समान दिखने वाले डिब्बे हैं, दोनों दिखने में डब्बे एक जैसे हैं, एक लकड़ी का है और दूसरा धातु का है। दोनों पे आवाज करके देखना, दोनों में से किसकी आवाज अलग है। दोनों पे चोट करना अपने हाथ से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का है? एकदम बता देंगे, ठीक है? क्योंकि धातु गायन जो है ना, गायन ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ जो है ना, ध्वनिक नहीं होते हैं। उक्त क्रियाकलाप के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ती होते हैं, तन्य और ध्वनिक होते हैं, साथ साथ उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इन सब क्वालिटियां जिसमें पाई जाती है उसको हम धातु बोलते हैं। यहाँ पे यम वाला जो एक चीज बताया है, भागना मत आप लोग, 1 मिनट। कहलाते हैं धातुओं का उदाहरण है आयरन, आयरन एक एक्सेप्शन है, जिंक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा बेटा, कॉपर भी, कॉपर भी। बाद में देखो यम यम यम, तो यम वाला ज्यादा मिलता जाएगा, तो यम वाला जो चीज है वो धातु में चला आएगा। इसके विपरीत कोयला और सल्फर, ये पदार्थ नरम होते हैं और दिखने में भी मलिन और गंदे होते हैं, जिसको हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक है? आप लोगों को ना सीधे सीधे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। प्रत्यास्थ होती है, अधातु वर्धनीय होते हैं। और मैम ये उष्मा का बहुत अच्छा चालक भी होते हैं धातु।
ठीक है। इसका अगर ठीक अपोजिट हो जाएगा धातु में। ठीक है, अंशु आप बताना, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः किस नेचर के होते हैं जनरली? मैम धातु के क्षारीय होते हैं और हाँ, धातु के अम्लीय। बहुत अच्छा। उसके बाद एक चीज और बताना, जो कौन सा ऐसा धातु है, अनन्या बताना, जिसको आप सोडियम में रखते हो और किसी को जल में रखते हो, क्या वो धातु है या अधातु है, इतना बता दीजिए। मैम केरोसिन तेल को सोडियम में रखते हैं। सोडियम को बेटा केरोसिन तेल में रखते हो, उल्टा बोल रहे हो आप। हाँ, आगे। धातु है। अच्छा ठीक है। और फास्फोरस को, सॉरी पोटेशियम को किस में रखते हो, फास्फोरस को? फास्फोरस को पानी में रखते हैं मैम, ठीक है। और ये सोडियम को केरोसिन तेल में। और ये क्या धातु है या धातु है? धातु है सोडियम। हाँ। यस और मैम। कल हम लोगों ने एक रिएक्टिविटी बताया था, गुड़िया आप बताना, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या है? मैम कोई मैं लेफ्ट हो इनियन, गई थी बाद में। कोई बता दो। पोटेशियम। पोटेशियम है। और सबसे कम क्या था, नीचे में क्या था जिसकी प्लेटिनम। प्लेटिनम। प्लेटिनम है। बहुत अच्छा। उसके बाद एक चीज और बताओ, जो मैंने बताया था, जो आप धातु अधातु ये पढ़े हो, ये किसका ब्रांच है? क्या मैंने बताया था, जिसको आप कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? एलिमेंट। एलिमेंट। 3 पार्ट में किए थे मैम एलिमेंट को। हाँ बताइए। धातु, उपधातु और अधातु। हाँ, धातु का क्या है, धातु क्या है, धातु का क्या क्वालिटी आप बता दिए। अधातुओं में वो क्वालिटी नहीं पाया जाएगा, लेकिन बीच वाला जो उपधातु है उसमें क्या दोनों क्वालिटी? का क्वालिटी पाया जाएगा, धातु और अधातु दोनों का। ठीक है। अब हम जल वाला जो क्रिया है वहां से इसको स्टार्ट कर देते हैं एक बार फिर से। आई थिंक ये हो चुका था ना, यहां से हो चुका था, आपने देखा, आपने एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आपने देखा है कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, इसलिए हम इसे केरोसिन में डुबा के रखते हैं। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते, यानी कि धातु का 2 एक्सेप्शन हम लोगों ने अपवाद पढ़ा था, एक सोडियम और एक पोटेशियम। उदाहरण के लिए आयरन जो है जल से धीमी प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, इसी के कारण आयरन का जो आप जंग देखते हो, जंग लगने में टाइम लग जाता है, वो तुरंत आपको जंग में नहीं बदल जाएगा, कोई भी आयरन का चीज है तो। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल से अभिक्रिया कौन कर रहा है, आपका धातु, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आपका जो धातु है वो जल से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए आपने उसको सोडियम में डुबा के रखा, और सबसे रिएक्टिव धातु जो था आपका सोडियम था। इसके जस्ट अपोजिट है अधातु, एक का उल्टा दूसरा का नेचर है, धातु का जस्ट अपोजिट अधातु में नेचर पाया जाता है। इसलिए अधातु को हम क्या करते हैं, वायु में बहुत देर तक नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हवा से तुरंत रिएक्ट करता है। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है, इसलिए उसको पानी में डुबा के रखा जाता है, लाइक फास्फोरस। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, याद रखिएगा फास्फोरस क्या है, ये अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया, आइए देखते धातु और अधातु कैसे अम्ल से एसिड से रिएक्शन करता है। यहाँ पे देखिए, परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखना है, क्योंकि आप एसिड से काम कर रहे हैं, उस समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है और हमेशा टीचर की हेल्प से स्टेप का काम करना है। परख नली पकड़ने के लिए आपको परख नली होल्डर का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उष्मा की प्राप्ति की वजह से आपका हाथ, नाक, आंख ये सब झुलसने का चांस रहता है। आपको नमूने लेने हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए धातु और अधातु की अम्लों से अभिक्रिया, ये पूरा दिखाया गया है ABCDEF करके। ए में क्या रहेगा, मैग्नीशियम का रिबन, बी में एल्युमिनियम की पन्नी रहेगी, सी में आयरन का छीलन रहेगा, डी में कॉपर का छिला हुआ या लचीला तार, ई में लकड़ी का कोयला चूर्ण के रूप में रहेगा, और एफ में सल्फर का चूर्ण रहेगा। आप तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बोलते हैं HCl, है ना, इससे अभिक्रिया कर रहा है। आप इसको जनरल टेम्परेचर पे करा रहे हो और दूसरी बार गर्म करने पे। अगर वो सामान्य ताप पे नहीं कर रहा, मतलब इसी तरह अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है, रूम टेम्परेचर पे, तो थोड़ा सा उसको गर्म कर दीजिए, जरूर करेगा। तो दोनों में से किस में कर रहा है वो आपको बताना है। फिर आप एक साइड ले लियो, दूसरा एसिड है आपका, दैट इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दोनों का सूत्र भी याद रखिएगा। यहाँ पे नमूने आपको लेने हैं, जितनी नमूने हैं उतनी परख नली आपको लेनी है। ABCDEF से आप सबको लाइन में उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि पहचानने में सुविधा हो। एक ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, एक एक करके सब में आपको डालना है। अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन कीजिए।
और सब में जिसमें जिसमें सारे में आपने जो अलग अलग नमूने डाले हैं उसमें पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला आपने। अब आप धीरे से देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडे की वजह से अगर कोई भी अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठंडे विलयन में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो परख नली को हल्का गर्म करना है। और परख नली का जो माउथ पार्ट है वो आपको साइड वाला पार्ट आपको कोशिश करना है कि एक होल्डर आता है पकड़ने वाला, उससे आपको उसको पकड़ना है। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। जैसे उसको माचिस से थोड़ा सा हल्का हीट करना है उसके माउथ के पास जहां पे आपने केमिकल को रखा है। जब आप एक एक मान लो एक पतला सा ऐसा बीकर है, सॉरी उतने अच्छे से मेरे से नहीं हो पा रहा है, इस टाइप का बना हुआ है। जब आप उसमें कुछ केमिकल डालते हैं तो बेटा यहाँ पे आ जाता है, तो माचिस की तिल्ली यहीं पे दिखानी है ताकि ये वाला पार्ट जो है ये गर्म होता रहे। और इसको तो आपने अपने होल्डर से पकड़ रखा है, तो गर्म आपको ये वाले पार्ट को करना है। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्थान पर आप सल्फ्यूरिक एसिड को रख के भी कर सकते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या धातु और अधातु अम्लों से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, किस भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है। कुछ जो होता है ना, इसी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे आप परख नली के पास जो तिल्ली ले जाते हो हल्का गर्म करते हो, पॉप की आवाज आती है ऐसे, क्योंकि वो रिएक्ट करता है। आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपका जो अधातु है सामान्यतः अम्ल से, इट इज अ और अम्ल दोनों एक दूसरे को क्रॉसपॉन्ड करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि समान जातीय जो ध्रुव होता है उसमें विकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। इसलिए याद रखना, ऐसे याद करने के लिए समझा रही हूँ कि ओ ये रिएक्ट नहीं करेगा, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जब आप धातु और अधातु सबको बीकर में लेके धीरे धीरे जब आप सल्फ्यूरिक एसिड या HCl से गर्म कर रहे थे, रिएक्ट करा रहे थे, तो एक आवाज आती है पॉप की। वो क्या आवाज रहती है, वो हाइड्रोजन गैस की आवाज रहती है। तो वो किसके साथ अभिक्रिया करके आवाज निकलता है, तो धातुओं के साथ। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज पढ़े हो लास्ट वाली लाइन में कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लिया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नहीं करता है परंतु यह सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है। इसलिए हमने दो टाइप के मतलब केमिकल HCl वाले जैसे अम्ल हम लोगों ने दो टाइप के ले लिए, एक HCl ले लिया और एक H2SO4। सपोज डेट, गुड मॉर्निंग बेटा, सपोज डेट एक से नहीं हुआ तो हम दूसरे से भी चेकआउट करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा भी हमारे आसपास में ऐसे सब्सटेंस है, मेटल है, जो एक अगर अम्ल से नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे से भी नहीं करेगा। इसलिए हमने दूसरा भी एज अ एग्जाम्पल ले लिया था। तो कॉपर का एक क्वालिटी याद रखिएगा कि कभी भी वो HCl के साथ नहीं करता है। जब कॉपर लेते हो, ये लिखते हैं, एक मिनट दिखा देती हूँ, कॉपर लेते हो उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराना, Cu एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, कॉपर क्या करता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। बट ये काम यहाँ पे कॉपर को अगर आप HCl के साथ करोगे तो कॉपर क्लोराइड कभी भी नहीं बनता है। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि कॉपर क्लोराइड नाम का कोई शब्द का जिक्र किया गया, बिकॉज वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्षारों से अभिक्रिया। एसिड से आपने रिएक्शन कर लिया, अब आपको बेस से अभिक्रिया करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखिएगा शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए, ये शिक्षक को बतानी है बच्चों को, इसलिए आप लोग मत कीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक सेप्चुला से पकड़िए। प्लास्टिक की एक सेप्चुला आती है, उससे आपको पकड़ना है। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन, इसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इसका एक विलयन बनाना है। कैसे आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको छोटा छोटा गोली मार्केट में मिल जाएगा, उसको 3 या 4 गोली लेकर के 5 ml वाटर में घोल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लिए। चीनी का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, चीनी को पानी में डाल के। नमक का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, पानी में डाल के। तो आप इसने सॉल्यूशन बना लिया। इसमें एक अल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए, एक जलती हुई माचिस की तीखी परख नली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से देखिए कि क्या होता है। पॉप, यहीं पे तो है, हाँ। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है,
पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एक साइड आपने ये भी देखा कि यहाँ पे भी अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा था। आपने यहाँ भी पढ़ा कि ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया कब, आपको एसिड से रिएक्शन करके। फिर उसके साइड आप बेस से भी जब रिएक्शन कर रहे हो तो पॉप की तरह ध्वनि की आवाज निकलती है जो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल हैं। जब इसके जस्ट अपोजिट अधातु जो है, जैसे फास्फोरस कभी भी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ, किसी भी बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करता है, और करता भी है तो ये जटिल प्रक्रिया होती है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो पहले याद रखना है कि एसिड के साथ भी अगर धातु रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन देता है, साथ साथ बेस के साथ भी अगर कोई भी धातु रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्योंकि पॉप की ध्वनि निकलती है जब आप परख नली को गर्म करते हैं तो, और वो गर्म करना दिखाता है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तभी वो आवाज करती है। अब चले आते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ये जो बांग्लादेशी शरणार्थियों का जो विस्थापन वाला केस था, आपने सुना जरूर होगा, दिमाग में जरूर होगा। तो विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से हटके दूसरी जगह जाना। तो इस वाले अभिक्रिया में थोड़ा यही काम हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने 7 में किया था। इसी प्रकार का कुछ रिएक्शन अभी हमको करना है। 4.8 में 100 ml के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ABCDE से चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए और प्रत्येक बीकर में यहाँ ए की जैसा तो दर्शाया जा रहा है, ऐसे देखो यहाँ पे ABCDE में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। ABCD जो भी दिया गया है उसमें से लेकर के आपको घोलना है। जैसे बीकर ए में क्या है, आपने डाला कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा आपने डाल दिया। बी में क्या डाला, कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की खील डाल दिया। सी में क्या डाला, जिंक सल्फेट और तांबे का छिलन यानी कि कॉपर डाला। तांबे का छिलन मतलब कॉपर ही तो डाल रहे हो आप। डी में आयरन सल्फेट और तांबे का छिलन। फिर ई में क्या किए हो, जिंक सल्फेट और लोहे की खील का जो छिलन है या मान लो खील ही है वो डाल दिए हो। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट बनेगा, ये कॉपर सल्फेट क्या करेगा, ये जो है ना ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर आ जाएगा। ये कॉपर बाहर आ जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके इसको ऐसे लिख सकते हो। दिखाया क्या जा रहा है, एक में आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो ZnSO4 जैसे डाला गया कॉपर, तो कॉपर के साथ अगर जो भी डाल लो आप, Zn डाल लो या जिंक सल्फेट डाल लो या कॉपर सल्फेट डाल लो, जस्ट इसका अपोजिट रिएक्शन होगा। वो कॉपर सल्फेट बना लेगा और जिंक को हटा देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा कॉपर को हटा देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनाएगा फेरस को हटा देगा। फेरस है तो वो अगर आप कॉपर सल्फेट डाले हो तो वो फिर फेरस से रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना लेगा, कॉपर को हटा देगा। यहाँ पे CDE में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रहने दीजिए। अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। आपने पढ़ा है कि धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है, क्योंकि आपने जहां पे भी चेंजेज हुए हैं वहां पे धातु का यूज किया गया है और वो क्या किया है कि दूसरे धातु को रिप्लेस कर दिया है। अपने जगह पे उसका जो जलीय घोल वाला एक दूसरा धातु था, जिसका भी मान लो सॉल्यूशन लिया गया है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन लिया गया है, जो भी सॉल्यूशन लिया गया है वो क्या करेगा, अपने दूसरे वाले धातु का जो जलीय विलयन है उसमें से दूसरे को हटा देगा और खुद उस जल के साथ अपना मिक्सर बना लेगा, विस्थापित कर देता है। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला विलयन अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये पूरा जो सॉल्यूशन था, ये किस चीज का सॉल्यूशन था, ये था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। बट जैसे आप इसको कॉपर के साथ रिएक्शन कराए हो तो ये बना दिया है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn, ये बना दिया है जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ है तो। और ये जो तली में देख रहे हो ये कॉपर जाके नीचे में जमा हो गया है क्योंकि ये इसको विस्थापित कर दिया है। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है और जो ये जो एक मिनट यहाँ पे लिखो जी,
यहाँ तक हो गया कि बीकर में जो लाल चून है वो पेंदे में जमा हो जाता है। अभिक्रिया को इस तरीके से समझना है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का जब आप रिएक्शन कराए हो तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर नीचे बैठ गया। कॉपर जो है ना, जिंक सल्फेट कैसा होता है, रंगीन हो जाता है और कॉपर लाल होता है। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। मैंने बीकर ए और बी में विस्थापन का मतलब देख लेना, समझ में आ जाएगा, आराम से पढ़ोगे भी तो समझ में आ जाएगा। कॉपर क्या किया, यहाँ पे आ गया विस्थापित होके, जिंक यहाँ पे आ गया सल्फेट के साथ मिल करके। ए और बी में होने वाले अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूं कि सी डी ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था, इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करने में सक्षम नहीं है। मैंने एक बात अभी समझाई कि दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन कभी भी एक स्ट्रांग आदमी ही कमजोर आदमी को हटाता है अपनी जगह से, याद रखिएगा। कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे को हटा रहा है, दैट मीन्स कि हटाने वाला ज्यादा स्ट्रांग है हटने वाले की अपेक्षा। आप दूसरे को धक्का तभी मारोगे जब आपका वजन दूसरे की अपेक्षा ज्यादा होगा। ये ठीक है कि दूसरे से रिएक्ट करेगा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, लेकिन जिसकी रिएक्टिविटी, यहां धक्का देने का मतलब है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, कमजोर वाले को हटा देगा, कमजोर वाले को हटा देगा और खुद वहां पे जुट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिंक वाले में क्या हुआ है, नीचे वाले में कॉपर सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित करता है तो इसका उल्टा क्यों नहीं हुआ? तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सका? याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, कभी भी यहाँ मनमानी पे काम नहीं चलता है। ये यहाँ पे हर चीज को प्रूफ चाहिए, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक जो है कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वो कॉपर उसको हटा नहीं पाता जिंक को, लेकिन जिंक कॉपर को हटा देता है। जिंक इज द मोस्ट पावरफुल देन कॉपर एंड आयरन। जिंक ज्यादा पावरफुल है आपके कॉपर और आयरन से, इसलिए जिंक ने हटा दिया, लेकिन कॉपर जस्ट इसका अपोजिट हटा नहीं पाया, बिकॉज ये ज्यादा स्ट्रांग है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। जो बात मैं अभी समझा दी हूँ कि एक स्ट्रांग आदमी कमजोर को हटा सकता है, लेकिन कमजोर कभी भी स्ट्रांग को नहीं दबा सकता। परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई, क्योंकि जो आपने जिसका सॉल्यूशन लिया था उसमें जो धातु मिला था बेटा, वो उसमें जिसका आप रिएक्शन करा रहे थे उसकी अपेक्षा वो कमजोर था, इसलिए वहां पे इस तरीके का जो विस्थापन है वो डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं बहुत बार, वो नहीं हो पाया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? कल मैंने ये चीज एक जो लाइन सीरीज बताई थी उसमें बता दिया था। धातु और अधातुओं का उपयोग के बारे में पढ़ना है। हम सब अपनी लाइफ में धातु का बहुत सारा उपयोग देखते हैं। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। क्योंकि धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के बर्तन, जल का बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उसका सही अनुमान लगा पाएंगे। आपको बताना है कौन सा अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर ग्रहण करते हैं। कौन सा धातु है? आयरन। फिर से क्या बोला सपना आपने? ऑक्सीजन बेटा, O2। ध्यान से, ऑक्सीजन, जितनी भी आपको जो पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, जो तत्वों की आवर्त सारणी है, वहां पे आपके जितने भी गैस है, कल भी बताया था मैंने कि वो अधातु की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वो गैसेज हैं। गैसेज अधातु है, धातु नहीं है। तो यहाँ लिखा भी है कि अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो श्वसन के समय, सांस लेने समय क्या अंदर लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। ऑक्सीजन लेते हैं मैम। दूसरा याद रखिएगा, आयरन नहीं लेते बेटा ऐसा। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। बहुत सारे अधातु हैं, बताइए क्या मैम? रिपीट कर दीजिए एक बार। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है।
नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो कार्बन गया, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यूरिया ऑक्सीजन, उर्वरकों के फास्फोरस। रूप में दे रहा है, उर्वरकों के रूप में। एनपीके जी पढ़े हो, एनपीके, तो यहाँ पे यस के मैम। तो नहीं होगा, पोटेशियम होगा मैम, नाइट्रोजन फास्फोरस, होगी, पोटेशियम भी होगा, फास्फोरस। फास्फोरस भी होगा, सल्फर भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। ठीक है, अगर उर्वरक के रूप में जो जो चीज धातु याद रखिएगा जो यूज होता है वो आ जाएगा आपका उर्वरकों के रूप में। तो नाइट्रोजन गैस का ये लोग यूज करते हैं नाइट्रेट के रूप में, करते हैं ना। जी मैम, जी मैम। हाँ, सल्फर का यूज करते हैं, करते हैं। यस फास्फोरस का यूज करते हैं, करते हैं। फास्फोरस भी एक धातु है, अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हो ना कि भूल गए तुरंत। देखो दिखाती हूँ यस मैम, धातु है। कहाँ लिखा है, मेरे को खोजने में भी टाइम लगेगा, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। फास्फोरस भी अधातु है। यहाँ पे चलेगा, अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। एक अधातु जिसका यूज जल को, क्लोरीन, बहुत अच्छा खुशबू, कीप इट क्लोरीन अप। की गोली। क्लोरीन, ये तीनों याद रखिएगा, क्लोरीन। अधातु, क्लोरीन की टिकिया भी आती है। अधातु जिसका बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। बहुत अच्छा, बताओ, दैट इज आयोडीन। आयोडीन का सॉल्यूशन जो है ना घाव पे लगाया जाता है, बैगनी रंग का होता है, देखे होगे। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु तो बहुत सारा है, फास्फोरस, फास्फोरस है और भी ना जाने क्या क्या है, सल्फर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपने अनुभव से धातु और अधातुओं के कुछ और उपयोग भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आयोडीन के बारे में याद रखिएगा, आप लोग को याद नहीं था। और पटाखों में तो सल्फर है, बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं, मोनोऑक्साइड है, ये सभी चीजें याद रखना है आपको। मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम एक धातु है, यस मैम। याद रखिएगा। ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा धातु पौधों में पाया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है जो क्लोरोफिल में। मैम वो तो गैस है। जी बोलिए महनाज, बोलो महनाज। सारे गैस से अधातु होते हैं। जी जी मैं बोल तो रहे हैं, अच्छा ठीक है, एक्चुअली आपकी आवाज आवाज नहीं जा नहीं आ रही। रही। नहीं नहीं, जितना भी गैसेज है, ऑल गैसेज आर कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल। जितने भी गैस है वो नॉन मेटल में आते हैं, यानी अधातु में आते हैं। क्योंकि गैस को हम तो तान नहीं सकते हैं, गैस को पीट नहीं सकते हैं, गैस चमकीला नहीं होता है, ये सभी क्वालिटी होता है क्या गैस में? आपके इवन रूम में जहां बैठ के पढ़ रहे हो वहां पे भी आसपास गैसें भरी हुई हैं रूम में, लेकिन क्या आप उनको चमकता हुआ देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। उनको ना पीट सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो इसी से समझ जाओ कि गैसेज क्या है, अधातु है। यह उनमें मैम किस रूप में पाया मैग्नीशियम जाता है? धातु कैसे? जी मैग्नीशियम महनाज ने ये बोला कि मैग्नीशियम कैसे धातु है। तो मैग्नीशियम एक धातु है जो क्लोरोफिल में संचित रहता है, जमा रहता है। और क्लोरोफिल का यूज सब ये सब पता है आपको। और जो भी सब्सटेंस जिसके लास्ट में, जैसे मैग्नीशियम लिखोगे हिंदी में, जो भी सब्सटेंस जिसका नाम हम हिंदी में लिखते हैं वहां पे लास्ट में यम आता है, दे आर मोस्टली कम इन द धातु, वो धातु होते हैं। बहुत कम ही है, जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे सल्फर हो गया, जिंक हो गया। एक का दो का ही ऐसे अपवाद है, कुछ ही अपवाद है तो आपको पता चलेगा। जिंक की बात कर रही हूँ, एक दो और नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो जिंक किस में आता है? तो जिंक धातु में आता है। तो एक दो ऐसे अपवाद हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो तो हर जगह अपवाद आपको मिलेगा। सोडियम, बहुत अच्छा, सोडियम भी धातु है। पोटेशियम, वो भी धातु है। जो भी यम यम आ रहा है वो धातु है। लेकिन एक दो, जैसे जैसे कॉपर बता रहे हैं तो कॉपर भी धातु है। तो एक दो एक्सेप्शन, जैसे कि बेटा जिंक है, कॉपर है, तो ये भी धातु है। बट यहाँ पे यम नहीं लगा है। आप बोलेंगे ना कि मैम यहाँ तो यम नहीं लगा है, बट सबसे ज्यादा यम वाले जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो धातु हैं आपके। जिसके लास्ट में भी यम मिलेगा समझ जाना वो धातु है, याद रहेगा। यम फॉर मेटल, एल्युमिनियम जैसे हो गया। एल्युमिनियम, हाँ मैम लिथियम भी धातु है ना? लिथियम भी, यस यस यस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोस्टली आई एम यूजिंग द वर्ड मोस्टली, मैंने ये नहीं बोला कि सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जहां पे यम नहीं भी लगा है बट वो फिर भी हमारे मेटल हैं। चलिए एक मिनट, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? हमारे शरीर में ब्लड में आयरन है, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो धातु हैं, पाई जाती हैं।
कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो बोन्स में आपके हैं, है ना? तो है ऐसी चीजें। आपने 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नई पदार्थ बनते हैं। केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जब रिएक्ट होने के बाद कोई नया पदार्थ बनाता है, लेकिन फिर से आप उसको अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं ला पाते। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं। जब केमिकली आपने कुछ बनाया, जैसे आप मैग्नीशियम की रिबर को जला दोगे, मैग्नीशियम में तो जनरली Mg होगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाओगे तो वो बनेगा MgO, जो फिर से आप इसको अपोजिट करके इस फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोलेंगे कि ये जो है केमिकल रिएक्शन है जिनमें अभिक्रियाएं होती हैं। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन के द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वो तत्व कहलाता है। कोई भी ऐसा पदार्थ, अब तत्व के बारे में एक्चुअली आगे हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी ऐसा पदार्थ, नाम देखिएगा यहाँ लिखा है, इरेज कर देती हूँ, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा बहुत ज्यादा ठंडा करके या गर्म करके या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा या इलेक्ट्रिक के किसी भी प्रक्रम के द्वारा आप उसको और छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाएंगे, छोटा से छोटा जो पदार्थ में अगर आप उसको नहीं बना रहे हैं तो वो तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? मेटल बोलते हैं, सॉरी एलिमेंट, सॉरी मेरे मुंह से गलती हो गया, एलिमेंट बोलते हैं। तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में 94 है, जबकि 122 तक कुछ लोग बताते हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। सल्फर क्या है? एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। सारे चीजें जो अभी नाम पढ़े हो, धातु, उपधातु और अधातु, ये सारे आपके एलिमेंट में आते हैं। कल भी मैंने बताया था कि एलिमेंट को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कोई भी, जैसे कार्बन का तत्व है तो कार्बन में जितना भी परमाणु जुड़ा होगा वो एक समान होंगे। तो कार्बन के कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। परमाणु जो होता है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। परमाणु क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल, यानी कि कोशिका। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का, जैसे शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? शरीर की इकाई कोशिका। हिंदी पे ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा, कोशिका है। उसी तरीके से मैं बोलूं कि तत्व की सबसे छोटी इकाई बेटा क्या है? तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे? परमाणु। ये भी बोल सकते हैं कि परमाणु के सहयोग से ही तत्व बनता है और कोशिकाओं को मिलाकर ही हम शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि सही है। तत्व के भौतिक, हाँ थैंक यू, तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। जैसे किसी भी चीज का फिजिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें किसी भी सब्सटेंस का जो परमाणु है वो किसी भी तरीके से उसको कोई हार्म नहीं होता, उस पर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं एक तरीके से उसके परमाणु को प्रभावित नहीं करते, डिफेक्ट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्य सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान ही होगा। जैसे यहाँ एक जनरल एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने सूक्ष्म बर्फ देखा है, ठोस होता है, देखे हो, पानी देखे हो ना, आपका बर्फ हो गया जिसको बोलते हैं आइस, और एक साइड है वाटर, दूसरे साइड है वाटर वेपर। तो ये जो तीनों है ना बेटा, इन तीनों का जो परमाणु होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, भले ही इनका जो आकृति है यानी फिजिकल रूप है वो अलग है। आइस वाला पार्ट आपको सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, वेपर, बट इनके परमाणुओं में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो सेम ही होंगे किसी भी फॉर्म में। वही चीज को यहाँ लिखा है कि उदाहरण के लिए लिक्विड वाला जो सल्फर का परमाणु है वो सेम इट इज होगा ठोस वाले के जैसा ही और वाष्प वाले सल्फर के जैसा ही। उसी चीज को मैंने एक आम भाषा में आपको आइस की तरह कनेक्ट करके समझाया है। यद्यपि हमारे ब्रह्मांड में पदार्थों की जो संख्या है असंख्य है, बहुत सारी संख्याएं हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। जैसे कि कैसे बनाया गया, जितना भी 94 एलिमेंट जो कि ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में है, उसी में से क्या किया साइंटिस्टों ने, एक दो उठाया एलिमेंट को और दोनों को अटैच करा करके रिएक्शन करा के एक नया एलिमेंट बना दिया। तो दे आर नॉट नेचुरल, दे आर आर्टिफिशियल, बिकॉज हमने उसको रिएक्ट करा के या तो लैब में बना दिया है और उसको प्रोसेस किया है, तो वो नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो फिक्स है वो 94 ही है।
ये बात अलग है कि आपने असंख्य बना डाली है, ऑलमोस्ट 122 तक अभी तक अगर आप पढ़ोगे कहीं पे मिल जाएगा, 118 तो कुछ दिनों तक था। और हमेशा ये चीज जो है ना, जितने भी साइंटिस्ट आते हैं वो क्या करते हैं, बनाते हैं और नंबर्स को बढ़ाते जाते हैं। अधातु और धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है क्या? एलिमेंट। एलिमेंट को हमने धातुओं और अधातुओं में बांट दिया है। अधिकांश तत्व धातु हैं, दे आर द मेजोरिटी नंबर ऑफ मेटल्स। मेजर नंबर में जो सबसे अधिक संख्या में आपको मिलेंगे वो मेटल मिलेंगे, और जो बच जाता है दे आर कॉल्ड अधातु, अधातु या उपधातु। लेकिन कई उपधातु इसलिए बोल देते हैं कि ये धातुओं से अलग होता है, इसलिए बहुत लोग इसी को उपधातु भी बोल देते हैं। बट अगर आप पढ़ेंगे तो उपधातु को अलग कैटेगरी में अब रख दिया गया है, क्योंकि इसको धातु वाले लोग इसको द्विधातु में रख देते हैं और अधातु वाले लोग इसको भी अधातु में रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों का नेचर कंपोज करता है। क्योंकि उपधातु में किसका किसका नेचर पाया जाएगा, जल्दी बताइए। धातु और अधातु दोनों का। हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का मिश्रण ही है एक तरीके से। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, इसलिए कई बार लोग इन्हीं को नाम दे देते हैं अधातु, बिकॉज ज्यादा जो इनका प्रॉपर्टीज है अधातुओं के नजदीक है, इसलिए कई बार ये भी बोल दिया जाता है। बट उपधातु अलग सब्सटेंस है। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत समझने में, कठिनाई, कुछ पूछना है? नहीं नहीं